भारत के लोकतंत्र में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। 21 मार्च 2024 एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वजह बताई गई एक शराब नीति, जिसे कहा गया कि ये करोड़ों का घोटाला है। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, 2 साल बाद जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। और यहीं पर यह पूरा केस बहुत अजीब हो जाता है। देखिए, जब भी हम घोटाला शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि सरकारी पैसे का नुकसान हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, सरकारी खजाना भर गया। तो सवाल तो बनता है ना कि भाई, जिस पॉलिसी से सरकार की कमाई बढ़ी वो घोटाला कैसे हो गई? ये जो नई शराब नीति थी ना, जिसपे इतना बवाल मचा, उसने असल में सरकार की कमाई को टारगेट से भी 27% ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सरकार का टारगेट था करीब 7,000 करोड़ रुपए कमाने का, और कमाई हुई लगभग 9,000 करोड़। मतलब ये शायद इंडिया की हिस्ट्री का पहला ऐसा करप्शन स्कैम था जिसमें सरकार को प्रॉफिट हो गया। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? अगर घोटाला नहीं था तो फिर ये केस बना कैसे? देखिए, स्रोत इशारा करते हैं कि इसकी जड़ें राजनीति में बहुत गहरी हैं। उनका तर्क ये है कि ये पूरा मामला असल में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए पॉलिटिकल असर का एक सीधा रिएक्शन था। एक ऐसा रिएक्शन जो तब आया जब कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। और ये खतरे की घंटियां 3 थीं। पहली घंटी बजी 2020 में, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। दूसरी घंटी वो बजी मार्च 2022 में, जब पंजाब में एक ऐतिहासिक जीत मिली। और फिर आई तीसरी और शायद सबसे बड़ी खतरे की घंटी, अप्रैल 2022 में, जब एयूटीपी ने ऐलान कर दिया कि वो गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये एक सीधा पॉलिटिकल चैलेंज था। और बस गुजरात के इस ऐलान के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। ऑफिशियली कहानी शुरू होती है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट दी गई एलजी यानी उपराज्यपाल को, और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर एलजी ने इस नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए। तो सीबीआई और ईडी ने जब जांच शुरू की तो उनके मेन आरोप क्या थे? पहला, कि इस पॉलिसी में नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया। दूसरा, कि आम आदमी पार्टी के नेताओं तक रिश्वत पहुंची। और तीसरा, कि इससे सरकारी खजाने को 580 करोड़ का नुकसान हुआ। और इस पूरे केस में मेन अक्यूज्ड यानी मुख्य आरोपी बनाया गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को। इसके बाद तो जैसे गिरफ्तारियों की लाइन ही लग गई। पहले हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, फिर एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, और आखिर में खुद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। सोर्स का कहना है कि ये एक एक करके पार्टी के पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को तोड़ने की एक सोची समझी कोशिश थी। अब इस पूरी कार्रवाई में जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल हुआ उसे ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, और वो था पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपको पता है, ये कानून असल में बना था टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग्स जैसे बहुत ही संगीन जुर्म से लड़ने के लिए। लेकिन शोध बताते हैं कि हाल के सालों में इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ खूब हुआ है। तो ये कानून इतना खतरनाक है क्यों? देखिए, नॉर्मल कानून में क्या होता है, आप तब तक बेगुनाह हैं जब तक आपको दोषी साबित ना कर दिया जाए, है ना? लेकिन पीएमएलए का सेक्शन 45 इस पूरी बात को सिर के बल खड़ा कर देता है। यहां आपको बेल लेने के लिए ही जज के सामने यह साबित करना पड़ता है कि आप बेगुनाह हैं। सोचिए, और यही वजह है कि इस केस में जो भी आरोपी थे वो महीनों बल्कि सालों तक बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद रहे। लेकिन 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जब ये मामला आखिरकार ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो कहानी ने 180 डिग्री का टर्न ले लिया। कोर्ट ने जो बातें कहीं, उन्होंने प्रोसिक्यूशन के पूरे केस की नींव हिला दी। कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ साफ लिखा, और ये कोर्ट करने लायक है, कि पूरा मामला बेबुनियाद साबित हुआ है। ये न्यायिक जांच में टिकने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। मतलब, इससे ज्यादा क्लियर शब्दों में कोर्ट शायद ही कुछ कह सकती थी। तो फिर वो जो करोड़ों के मनी ट्रेल की बातें हो रही थीं, उसका सबूत कहाँ था? सीबीआई ने सबूत के तौर पर जो पेश किया वो सुनकर शायद यकीन न हो। कुछ सादे कागजों पर पेंसिल से लिखे हुए नोट्स। जी हां, पेंसिल से। जाहिर है कोर्ट ने ऐसे सबूतों को मानने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन में और भी कई बड़ी बड़ी गलतियां निकाली। जैसे, कानून कहता है कि एक आरोपी का बयान दूसरे आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी पाया कि सीबीआई ने डिफेंस के फेवर वाले सबूतों को हजारों ईमेल्स के ढेर में कहीं दबा दिया था। और सबसे बड़ी बात, चीफ मिनिस्टर का नाम तो पहली 3 चार्जशीट में था ही नहीं, उसे बाद में चौथी चार्जशीट में जोड़ा गया। कोर्ट ने इन सब को देखते हुए इसे एक पहले से तय की गई कहानी कहा। अब आते हैं इस कहानी के
सबसे अहम किरदार पर, सरकारी गवाह यानी अप्रूवर शरद चंद्र रेड्डी। स्रोत का कहना है कि इस केस का असली मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं बल्कि कहीं और ही जा रहा था। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले ईडी शरद रेड्डी को गिरफ्तार करती है। ठीक 5 दिन बाद उनकी कंपनी बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का डोनेशन देती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। इसके बाद शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन जाते हैं और फिर 2 महीने बाद उनकी कंपनी बीजेपी को 25 करोड़ रुपए का एक और डोनेशन देती है। अब ये जो पूरी टाइमलाइन है, ये गवाह की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें कहाँ लेकर आता है? स्रोत का निष्कर्ष ये है कि ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं है, बल्कि ये एक टेम्पलेट या एक फॉर्मूले को दिखाता है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे पॉलिटिकल विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये टेम्पलेट काम कैसे करता है? 3 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, किसी एजेंसी से अपने विरोधी नेता के खिलाफ जांच शुरू करवाओ। स्टेप 2, मीडिया में एक माहौल बनाओ, एक मीडिया ट्रायल चलाओ ताकि वो जनता की नज़रों में दोषी बन जाए। और स्टेप 3, पीएमएलए जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल करो ताकि उन्हें सालों तक बेल ही ना मिले और जब तक कोर्ट का फैसला आए तब तक तो खेल ही खत्म हो चुका हो। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि तब क्या होता है जब वो सिस्टम जिसका काम न्याय की रक्षा करना है, खुद ही कटघरे में खड़ा हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत गहरे मायने रखते हैं।